एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी तो आप में से सभी के पास होगी ही। तो मैं ये मानते हुए क्वेश्चन इसमें पूरा लिख नहीं रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसमें है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a is equal to 1/√3 tan a is equal to 1/√3। tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। वो आपसे बोल रहे हैं कि आपको sin a cos c plus cos a sin c ये कैलकुलेट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। वो बोल रहे हैं tan a is equal to 1/√3। tan a is equal to 1/√3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एंगल है वो a लिया गया है। एंगल जब जो भी हम एंगल लेते हैं तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो आप ये देखो यहाँ पर ये tan a, तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज और जो बचा वो वाली साइड हो गई बेस। मैं ये कहूंगा कि tan a इज इक्वल टू, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो BC अपॉन AB और tan a की वैल्यू क्या है 1/√3। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले ये बता दीजिए। यस यहाँ सर। तक सभी को क्लियर है? tan a इज इक्वल टू P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है और जो साइड बची उसी को हम बेस बोल देते हैं। अब आप देखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू दे रखा है 1/√3। तो जब मुझे रेशो दे रखा होता है तो मैं क्या करता हूँ, हमें अगर रेशो दे रखा होता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 4:2 तो हम फादर की एज को 4x मान लेते हैं और सन की एज को 2x मान लेते हैं। 4x और 2x। इसी तरह से BC और AB का रेशो दे रखा है 1/√3। तो मैं BC को बोलूंगा 1x और AB को बोल दूंगा √3x। It implies that BC is equal to 1x and BC is equal to 1x and AB is equal to √3x। BC की वैल्यू 1x और AB की वैल्यू √3x। ये हो गया। अब क्या करना है, हम ये कहेंगे कि अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर
या आपका सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज देखो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है बेटा, √3x, √3x का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना, 1x, 1x का स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे AC स्क्वायर का तो AC आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2x, AC की वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, तो अब आप ये सारी वैल्यूज लिख दीजिए। BC की वैल्यू है बेटा 1x, AB की वैल्यू है √3x और AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू आ गई 2x। ठीक है, बता दीजिए बेटा यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी जी बच्चे सर। को डाउट हो? हाँ जी बेटा बताइए बताइए। सर इसमें पाइथागोरस से ही हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस से x की वैल्यू, यस सर। x की वैल्यू मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम रेशियो यूज करेंगे ना तो x की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो ओके ओके जाएगी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो x की वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिएगा, मेरे पास ये जो सारी चीजें आई हैं, इससे मैं एक चीज देखूंगा कि ये इसमें मेरे को ना दो पार्ट्स दे रखे हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये सब कुछ मेरे से पूछ रहे हैं। तो आप ये देखो कि अब मैं ये कहूंगा कि साइन ए कितना हो जाएगा, आप ये देखिएगा कि ये एंगल ए है मेरे पास। अब तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और जो साइड बची वो बेस। तो ए के केस में ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया जब एंगल हमारा ए है। तो साइन ए कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू कितनी है 1x और AC की वैल्यू कितनी है 2x, 1x अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया। तो आप ये देख लीजिए सेक्शन, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी अब अगला देखते हैं। जैसे मैंने साइन ए निकाला, इसी तरह से मैं कॉस ए निकाल सकता हूँ। तो जिस तरह से साइन ए निकाला इसी तरह से कॉस ए निकाल सकते हैं। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये साइड बेस है, ये साइड हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस ए को मैं बोल दूंगा बेटा ए बी अपॉन ए सी, सीधा सीधा लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ए सी। अब देखिएगा ए बी कितना है √3x और ए सी कितना है 2x। ए बी की वैल्यू है √3x और ए सी की वैल्यू है 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया √3 अपॉन 2। इस तरह से मैंने साइन ए की वैल्यू निकाल ली और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि अब मैं एंगल मान लेता हूँ सी, तो इस ए को हटाइए, अब एंगल हो गया हमारे पास सी। तो अब सी के सामने वाली जो साइड है ये हो गई परपेंडिकुलर, जो साइड बची
ये हो गई बेस और 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, अब अगर मैं साइन सी निकालूंगा तो साइन सी सी निकाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो P अपॉन एच यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, अब देखिएगा ए बी कितना है √3x और ए सी कितना है 2x। x से x कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू मेरे पास आ गई √3/2। ये वैल्यू आ गई √3/2। ये करने के बाद में फिर मैं कैलकुलेट करूंगा cos c। तो cos c क्या हो जाएगा, तो आप ये देखिए cos का मतलब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बची वो बेस, जो साइड बची वो बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC। अब BC कितना है 1x और AC कितना है 2x। 1x अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2। तो मेरे पास साइन है cos है, साइन सी cos सी, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिएगा अब आगे क्या करना है, अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं कि साइन है cos सी फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं साइन है cos सी प्लस cos है sin सी। साइन है cos सी प्लस cos है sin सी। अब साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos सी की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में डालो प्लस cos ए sin सी। cos ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाई sin सी की वैल्यू भी √3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना हो गया 1/4। √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना हो गया 3। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 4। 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 4/4। 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, तो आंसर कितना आ गया 1। बताइए बेटा, क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला यस सर। देखते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a cos c माइनस sin a sin c। इसमें देखिएगा cos a की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos c की वैल्यू 1/2 माइनस sin a की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई sin c की वैल्यू √3/2। √3 into 1 कितना हो गया √3। 2 into 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 into √3 कितना हो गया √3 और 2 into 2 कितना हो गया 4। √3/4 माइनस √3/4 ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया आंसर 0। बताइए, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, देवांशी क्लियर है? सर ओके, देवांशी, पावनी, आदित्य, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। क्षितिज, न्यासा, प्राजक्ता? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगला डाउट जो है आया हुआ है मेरे पास अभी चैट बॉक्स में। अगला डाउट है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं पहले।
एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में देखिएगा, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, वैल्यू डालिए सीधा सीधा। आप इसमें क्या करेंगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन √2, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताएंगे, 2 अपॉन √3, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। बताइए जी, यहाँ तक तो क्लियर है। आप लोग एक बार टेबल से यस वेरीफाई कर सर। सकते हैं, वैल्यू मैंने सही डाली है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, यस सर, अब ठीक इसके है। बाद नेक्स्ट देखिएगा क्या करूंगा कि ये 2 अपॉन √3 है, ये हो गया 2 अपॉन 1। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 अपॉन √2, डिनोमिनेटर में है 2 अपॉन √3 प्लस 2 अपॉन 1। अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि जैसे √3 और 1 है, ये दोनों नंबर्स का एलसीएम जब लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो जब भी किसी दो टर्म्स में एलसीएम लेना होता है और कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता है तो मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो √3 का और 1 का एलसीएम क्या हो गया, √3 हो गया। भाई 1 इंटू √3 करेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर आप देखिएगा, फिर मुझे क्या करना होता है यहाँ पर, √3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि √3 आ जाए, 1, 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि √3 आ जाए, √3, √3 इंटू 2, ये क्या हो गया 2 √3, ये ऐसे हो गया। ऊपर भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, नीचे भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि ऐसे में हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो 1 है ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला टर्म और सबसे नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई √3, और बीच वाले टर्म्स ये वाला और ये वाला, ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2 √3। यहाँ तक बेटा सभी को समझ में आ गया कि नहीं बताइए, यस सर। यस सर। क्लियर है। ठीक है, ध्रुव बताइए, ध्रुव क्लियर है इतना। यस सर। युग, सक्षम, प्राजक्ता, यस सर। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। चलिए, किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज दोबारा पूछना मेरे से। अच्छा, अब जरा देखिएगा, यहाँ तक करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 को मैं लिख दूंगा √3, और यहाँ पर हम लिख देंगे √2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 निकाला तो बचा 1, यहाँ से 2 √3 में से 2 निकाल लिया तो क्या बचा, √3, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जब भी मेरे पास कोई ऐसी टर्म आती है ना, जब भी कोई ऐसी टर्म आती है कि 1 प्लस √3 मतलब डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 माइनस 1।
आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे का मैं इधर कर रहा हूँ इस तरफ। देखिएगा, अब ऊपर तो √3 है, डिनोमिनेटर में क्या है 2√2, और नीचे ये 1 + √3 था जिसको मैंने पलट कर √3 + 1 लिख दिया। √3 + 1 और √3 - 1 से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 - 1 से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखो, ये ऊपर हो गया मेरे पास √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1, नीचे क्या हो गया 2√2, और √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो a + b इंटू a - b क्या होता है? सर हाँ जी बताइए। सर 5 का मैसेज आया, उसकी मीटिंग लीव हो गई, अब ज्वाइन नहीं हो पा रही। किसकी? पार्थ की। अच्छा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। इनवैलिड कोड आ रहा है। बताओ क्या करूं ऐसे में? उसको बोलो एक बार अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट करके चेक करेगा, फिर दोबारा से हो जाएगी ज्वाइन। ओके क्योंकि सर। मैंने तो इधर से रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगा रखी है। मैंने तो मीटिंग रूम जो है, वेटिंग रूम जो है, वो भी मैंने डिसेबल कर रखा है। उसको बोलो किसी दूसरे डिवाइस से लॉगिन करेगा, हो जाएगा। या अपना जो ऑलरेडी जो डिवाइस है उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करे तो भी हो जाएगा। सर्वर गलत ही डाल रहा, वो बता तो रही है इनवैलिड कोड। हाँ हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, वो उसको अगर शट डाउन करके दोबारा अगर ऑन करेगा ना अपने सिस्टम को, और फिर ट्राई करेगा तो हो जाएगा। चलिए देखिए, अब जैसे ये प्रूव हुआ है, a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b², √3, और ब्रैकेट में क्या आ गया √3 - 1 अपॉन 2 √2। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 3 - 1 आ गया। √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 - 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो √3 इंटू √3 - 1 अपॉन 4√2। हमारा पर्पस ये होता है कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाला टर्म हट जाए। तो आप ये देखिए, डिनोमिनेटर में से √3 + 1 वाला टर्म तो हट गया। अब इसके बाद देखिएगा, अभी ये √2 बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, और ब्रैकेट में √3 - 1, और डिनोमिनेटर में ये 4 है, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 4 इंटू 2 √6, ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 8, ये हो गया। बताइए जी, ठीक है, समझ गए? यस। पावनी, तुम्हारा डाउट था, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसमें ना बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला टर्म नहीं छोड़ना। फिर आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर करा था काम, वो क्यों करा था। आप ये देखो, यहाँ पर तो था 1 + √3, लेकिन अगले स्टेप में मैंने इसको √3 + 1 लिख दिया। ऐसा हमने क्यों करा कि अगर मैं 1 + √3 रखता ना यहाँ पर, तो मुझे नीचे भी 1 - √3 से और ऊपर भी 1 - √3 से मल्टीप्लाई करना होता, और फिर 1 - √3 से करते तो डिनोमिनेटर में आता 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो वो 1 - 3 यानी कि -2 बन जाता। ठीक है ना, तो वो माइनस वाले से बचने के लिए मैंने इसको √3 को पहले लिख दिया, √3 + 1, और फिर √3 - 1 बाद में कर दिया। समझ गए? वो अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट तब भी सेम ही आता। समझ रहे हैं? ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके बाद जो अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री और अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये हो गया। ऐसे में क्या करेंगे देखिएगा, ये जो sin 30 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो sec 30 डिग्री है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो गई 1 को लिखो 1/1। या एक काम करो, अभी इसको रहने दो। 1/2 और 1 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा 3/2। तो 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर में अगेन 1/2 प्लस 1 ये कितना हो गया 3/2 और प्लस का 2/√3। ये बता दीजिए सबको समझ में आ गया कि नहीं इतना? यस सर। ये तो बेसिक सी चीज है। 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 है ना। तो 3/2 माइनस 2/√3 तो ऊपर आ गया, 3/2 प्लस 2/√3 नीचे आ गया। अब ऐसे में क्या करिएगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें मैं ऐसा करूंगा, इसको मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 माइनस 2/√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर 3/2 माइनस 2/√3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जब भी कभी मुझे कोई भी दो टर्म्स नजर आए जिसमें एक टर्म अंडर रूट में हो, ठीक है, तो जैसे मान लो ये अंडर रूट में दिखाई दे रहा है, भले ही ये डिनोमिनेटर में है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है a प्लस बी, तो मैं इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के यहाँ से ये रूट वाला टर्म खत्म हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस मेरी सर। बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब आप ये देखिएगा कि अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। या एक काम करिए, सुनिए अभी मत करो इस काम को, इसको काट दो आप लोग, ये काम अभी मत करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ऊपर नीचे। वैसे करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता उससे, तो आप क्या करिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ऊपर नीचे। आप देखो ये 2 है और ये √3 है, तो इसका एलसीएम तो नहीं लिया जा सकता, तो जब ऐसा होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये न्यूमरेटर में जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 और √3। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए, √3 √3 इंटू 3 कितना हो गया 3√3 माइनस √3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 2√3 आ जाए 2 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। एक तो ये हो गया पूरा। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखो 2 और √3 का एलसीएम लिया नहीं जा सकता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में हो गया 2√3, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाए √3 इंटू 3 कितना हो गया 3√3
√3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 आ जाए, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 10 का 4। अब आप देखो ऊपर भी मेरे पास न्यूमरेटर में भी एक ऐसा टर्म है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करूंगा, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, 3√3 माइनस 4, और नीचे क्या बचा, 3√3 प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 3√3 माइनस 4। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर में मुझे कोई भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए, तो 3√3 प्लस 4 लिखा हुआ है, तो मैं 3√3 माइनस 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी करूंगा। 3√3 माइनस 4 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 3√3 माइनस 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं, इंदर समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए डिनोमिनेटर में हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, 24 अंडर रूट 3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। न्यूमरेटर में देखिए 9 3 जा 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, 27 माइनस 16 कितना हो गया 11, और ये 7 प्लस 6 13 प्लस 1 3 और 1 4 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। मेरे पास फाइनली ये वैल्यू आ गई 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया बेटा, बताइए। यस सर। 8.2 यस सर। हाँ, मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ पीछे। यस सर। हाँ जी, 8.2 का फोर्थ का यही आंसर आ रहा है, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। उसके बाद पालकी का डाउट है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट बेटा बताना। 4 के पांचों पार्ट्स में प्रॉब्लम है क्या? हो गया, फोर्थ के पांचों पार्ट्स क्लियर हो गए। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हो आप? चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको सभी को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अरे ध्रुव, तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक है, ओके। आदित्य,
आदित्य, चलिए ठीक है। इशिता, Yes, sir. गरिमा, यस सर। ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, देखिए फोर्थ में हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अभी जस्टिफाई भी कर देंगे। सबसे पहला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको आप लिखेंगे बेटा फॉल्स, इसको आप लिखेंगे फॉल्स। सबसे पहले इसको फॉल्स लिख दिया, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन करेंगे इसका। हम बोल रहे हैं हर केस में आपको जस्टिफिकेशन करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। आप ये कहिए लेट a is equal to 60 degree and let a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree। a की वैल्यू 60 डिग्री है और b की वैल्यू हमने मान लिया कि 30 डिग्री है। ठीक है, हम क्या करेंगे, therefore लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन a प्लस बी विद इन अ ब्रैकेट। ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है बेटा 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आती है। अगर इसे ट्रू होना हुआ तो ये साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री वो भी बराबर आएगा। अब आरएचएस लेकर देखिए, आरएचएस इज इक्वल टू, अब देखिएगा ए है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री और बी है 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री। तो आप ये देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएगा √3 + 1/2, √3 + 1/2। तो हम ये कहेंगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore the given statement is false। बेटा सभी को क्लियर है, ये बताइए, Yes, sir. बताइए फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। क्योंकि हमने कहा कि कोई भी आप एंगल ले लीजिए, 60 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो। मैंने जानबूझकर क्यों लिया 60 और 30, क्योंकि मेरे पास जो एंगल्स दे रखे हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसमें मुझे समझ में आ गया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का सब 90 डिग्री है। तो 30 और 60 अलग अलग भी मौजूद है मेरे पास, और दोनों का सब 90 डिग्री भी मौजूद है। तो जानबूझकर मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री लिया था। ठीक है, तो साइन a प्लस बी अगर करेंगे तो साइन 60 + 30 यानी कि साइन
90 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1, जो कि 1 के इक्वल है। और अगर दोनों को अलग अलग ले लेंगे, साइन 60 डिग्री अलग और साइन 30 डिग्री अलग, तो ये आ रहा है √3 + 1/2। तो 1 कैन नॉट बी इक्वल टू √3 + 1/2, 1 इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ sin थीटा increases as theta increases. The value of sin theta increases as theta increases. ये है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा इसमें किस तरीके से करेंगे, क्या है ये, वो बोल रहे हैं कि थीटा यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो जो हमारा साइन थीटा है उसके साइन की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं बोलूंगा कि ये ट्रू है। आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। और जस्टिफिकेशन में बेटा आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। जब थीटा 0 है तो साइन की वैल्यू 0, जब थीटा 30 डिग्री है तो साइन की वैल्यू 1/2, जब थीटा 45 डिग्री है तो साइन की वैल्यू 1/√2, जब 60 डिग्री है इसकी वैल्यू √3/2, और जब 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1। अब आप ये देखिएगा 0 है, 0 के बाद आ गया 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2 की वैल्यू होती है बेटा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। 1/√2, 1/√2 क्या होगा? आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, ये होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो √2 है 1.414, अगर मैं 1 को इससे डिवाइड करूं तो वैल्यू बड़ी आएगी या छोटी आएगी, ये देखना है। ठीक, तो आप ये देखो कि जब 2 इसको डिवाइड कर रहा था तो 0.5 आया था। रैशनल नंबर का ये रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो ये जो रैशनल नंबर है इसकी वैल्यू छोटी हो जाती है ना, पूरे रैशनल नंबर की वैल्यू छोटी हो जाती है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो पूरे रैशनल नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले था 2, अब 2 से छोटा हो गया, यानी कि 1.414, ये 2 से तो छोटा ही है, तो ओवरऑल रैशनल नंबर की वैल्यू घट जाएगी। और चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके अभी आपको वैल्यू नोट करवा रहा हूँ, देखिएगा। ये है 1 और ये है √2, तो 1 की वैल्यू है, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1.414, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 0.71, 0.71 ये वैल्यू आ रही है। √3 होता है 1.732 अपॉन 2, 1.732 अपॉन 2, ये देखो 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है 0.86 और लास्ट में 1। तो आप क्या देख रहे हैं
कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.71, 0.5 से बड़ा ही होता है। 0.5 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.50, तो 0.71 0.50 से बड़ा है, 0.86 0.71 से बड़ा है, और 0.86 से बड़ा 1 है। समझ गए? सभी को क्लियर है ये चीज? बेटा सभी को समझ में आ गया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. देवांशी, Yes, sir. गरिमा, इंदर, इशिता, बताइए। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी। इसके बाद मैं देखता हूँ इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ cos theta increases as the value of cos theta increases as theta increases। कि थीटा जब जब बढ़ता रहता है तो थीटा के बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। देखिएगा, हम इसको बोलेंगे कि ये फॉल्स है। क्यों? जस्टिफिकेशन लिखिए नीचे इसका। जस्टिफिकेशन में वैल्यू डालिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हो गया? फिर नीचे लीजिए cos थीटा। जब 0 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है √3/2, 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, और इन सब वैल्यूज को मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हूं, तो ये जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हो गया। 1, 0.86, 0.71, 0.50 और 0। तो 1 से घटते घटते वो 0 पर पहुंच गया। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ cos थीटा डज नॉट इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है जो cos थीटा है उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज नहीं होती। समझ गए? तो ये जो दे रखा है इंक्रीजेस वाला, ये फॉल्स है। समझ गए? Yes, sir. सभी बच्चों को इतना क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फोर्थ पार्ट, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin theta is equal to cos theta for all values of theta, or all values of theta। इसको आप क्या लिखेंगे? false। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन क्या होगा? let theta is equal to 30 degree, then sin 30 degree is equal to 1/2 and cos 30 degree is equal to √3/2। that is sin 30 degree is not equal to cos 30 degree। वो बोल रहे थे कि थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। वो ये बोल रहे थे, जो कि टोटली गलत है। समझ गए? क्योंकि मैंने एक एंगल लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर दोनों की वैल्यू अलग अलग है। केवल एक एंगल ऐसा होता है जिस पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, वो होता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। समझ गए बेटा? ये क्लियर है ये वाला? Yes, sir.
ये वाला सभी को क्लियर है? अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ या ना बताइए, क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके ओके, अगला देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है कॉट ए cot A is not defined. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. हम ये कहेंगे कि अगर A की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब cot 0 डिग्री, पहले ये बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। हाँ, ये होगा बेटा ट्रू, बिकॉज cot 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये ट्रू होगा। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज तो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट कल देखते हैं, अगली कल की क्लास में करेंगे अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। और भाई आप लोग सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, तो ध्यान रखिए सभी बच्चे अपना। ठीक है, ओके सर। ओके।